नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं दिलीप पाटीदार मेरे YouTube चैनल डीपी एजुकेशन के अंदर स्वागत करता हूं। साथियों और प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 6 की विज्ञान विषय की 8 ग्रेड के अध्याय नंबर 3 उचित आहार स्वस्थ व्यक्ति का आधार। तो ये कक्षा 6 की 8 ग्रेड विज्ञान का पार्ट नंबर 3 है, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। इसे हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 सही विकल्प के रूप में दिया है। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर फल का चित्र है, पिज्ज़ा का है, केक का है, आइसक्रीम है, दूध है और चॉकलेट है। इस प्रकार से 6 चित्र दिए गए हैं। इनमें से किस खाद्य सामग्री को संतुलित आहार में शामिल होना महत्वपूर्ण है, यानी कि इन 6 चीजों में संतुलित आहार में कौन सी चीजें सम्मिलित होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो फल हमारे संतुलित आहार का पार्ट होते हैं, यह संतुलित आहार में होना चाहिए। पिज्ज़ा, केक, आइसक्रीम, चॉकलेट, दूध और इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है दूध। तो कुल मिलाकर फल आपका 1 नंबर में दिया गया है और दूध आपको यहाँ पर 5 पॉइंट पर दिया गया है। तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, 1 और 5। अब इसके बाद 2 नंबर है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति अपने आहार में उन खाद्य पदार्थों को निकाल देता है जिनमें विटामिन सी अधिक होता है, यानी कि आप अपने आहार में विटामिन सी वाला चीज़ों को नहीं खाते हैं, उनको खाने से बाहर कर देते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सी स्थिति निर्मित होगी। यानी कि सीधे सीधे हम यह समझ सकते हैं कि विटामिन सी की आपको कमी हो जाएगी और विटामिन सी की कमी होने के बाद आपको कौन सा रोग यहाँ पर होगा। तो ए आपका दिया गया है बेरी गलगंड, सी वाला है सूखा रोग जिसे हम रिकेट्स भी कहते हैं और डी है स्कर्वी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वह है स्कर्वी। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, सोहन वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर आहार का सेवन करता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों को शामिल करने में अनदेखी करता है। यदि वह व्यक्ति ऐसे ही आहार का सेवन जारी रखता है तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसने तरल पदार्थों का सेवन करना बंद कर दिया, तब उसके शरीर पर क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शरीर में तीव्र संवर्धन एवं विकास होगा, उसका शरीर का तेजी से विकास होगा, या फिर शरीर से सभी पोषक तत्व समाप्त हो जाएंगे, या फिर शरीर से पसीने और मूत्र का विसर्जन कम होगा। तो जब वह लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ नहीं ले रहा है, लिक्विड पदार्थ नहीं खा पी रहा है, देन उसके शरीर से जो है पसीना कम निकलेगा, मूत्र का विसर्जन भी कम होगा। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर चौथा है, छात्र ने केले में विद्यमान पोषक तत्वों का परीक्षण किया। किसका? केले में विद्यमान पोषक तत्वों का परीक्षण किया। उसने एक परख नली में केले का टुकड़ा रखा और पतले आयोडीन घोल की 2-3 बूंदें मिलाई। उसने नीला काला रंग बनते हुए देखा। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? वैसे यहाँ पर यदि केला ना होता और इसकी जगह आलू होता तो बहुत ही बढ़िया बात होती, लेकिन यहाँ पर चूंकि केला लिया गया है क्वेश्चन में, तो हम केले के हिसाब से ही यहाँ पर आंसर दे देते हैं। तो केले के टुकड़े को परख नली में डाला और फिर आयोडीन की 2 से 3 बूंदें उसके अंदर मिलाई। तब से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है, यानी कि केले में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। यानी कि हम सीधे सीधे लाइन में ये याद रख सकते हैं कि जिन भी पदार्थों के अंदर, जिन भी खाने पीने की चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, उसमें आयोडीन का घोल मिलाने पर, 2-3 बूंदें मिलाने पर उसका जो कलर है वह नीला काला हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है, संजू बिस्किट, नूडल्स और ब्रेड का भोजन लेता है। क्या क्या खाता है वह? बिस्किट लेता है, नूडल्स लेता है, ब्रेड लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। क्या क्या समस्याएं खड़ी होती है उसके साथ? पेट में दर्द होता है और कब्ज भी रहता है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना
चाहिए। तो कुल मिलाकर इन समस्याओं से निजात वह पाना चाहता है तो उसको क्या उपाय करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी वाला ये मत लिखना आप, इसमें आप लिखना कि आहारीय रेशे युक्त आहार लेना चाहिए। यदि आप आहारीय रेशे युक्त आहार लेंगे तो आपके पेट में कब्ज की शिकायत नहीं होगी, पेट साफ रहेगा। इसके विपरीत जो संजू खा रहा था ये आपको भी नहीं खाना चाहिए, नूडल्स ब्रेड वगैरह आपको जनरली नहीं खाना चाहिए। चलिए इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है, अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगने वाले छत्रक जिसे आप कहते हैं मशरूम अच्छे स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के, खनिज लवण के, प्रोटीन के या फिर विटामिन के। तो जो मशरूम होते हैं वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा कि उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पर, गुजरात के कच्छ के रण में रहने वाली अगरिया जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। तो वे लोग कहाँ पर रहते हैं, ये अगरिया जनजाति समुदाय कहाँ पर रहता है, गुजरात के कच्छ में, और ये जो है समुद्र के किनारे हैं। तो समुद्र के किनारे होने के कारण उनका एक पारंपरिक व्यवसाय, पारंपरिक वहाँ की एक प्रथा है, वह प्रथा है नमक की खेती। तो वे लोग नमक की खेती करते हैं। कॉफी की खेती वहां पर नहीं हो सकती समुद्र के किनारे, समुद्र का पानी खारा होता है, तो उस खारे पानी में से वे नमक निकालने का कार्य वहां पर करते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, हमारे शरीर को रोगों से बचाने एवं हमें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाने वाले विटामिन और खनिज को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। तो जिन चीजों को खाने से हमारे शरीर में विटामिन की पूर्ति होती है, खनिज की पूर्ति होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हमारे शरीर का सुरक्षा कवच, यानी कि सुरक्षात्मक पोषक तत्व। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाता है, सुरक्षात्मक पोषक तत्व। सुरक्षात्मक पोषक तत्वों के अंदर आपके विटामिन भी सम्मिलित होते हैं और सभी खनिज पदार्थ भी सम्मिलित होते हैं। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिया गया है। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान आपको भरने के लिए शब्द दिए गए हैं, इनमें से ही आपको यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर पहला है, विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और वे हमें खालिस्तान से बचाते हैं और क्या करते हैं, स्वस्थ रखते हैं। तो किस विशेष से हमें बचाते हैं, संक्रमण से बचाते हैं, बाहरी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। कौन, विटामिन और खनिज। इसके बाद दूसरा है, अलसी के बीज और कद्दू के बीज विटामिन के स्रोत हैं। यहाँ पर आपको एक विटामिन का नाम लिखना है और वह विटामिन है विटामिन B1 जो कि पाया जाता है अलसी के बीज और कद्दू के बीज में। इसके बाद तीसरा नंबर है, जंक फूड अस्वास्थ्यप्रद होते हैं क्योंकि उनमें शर्करा और खालिस्तान की मात्रा अधिक होती है। तो इस खालिस्तान में आ जाएगा आपका वसा, वसा की अधिक मात्रा होती है जंक फूड के अंदर। इसके बाद आपका है यहाँ पर चौथा, खालिस्तान उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इसका वन वर्ड में ही आंसर आपको रहना चाहिए याद कि संतुलित आहार से आपको सभी पोषक तत्वों की पूर्ति शरीर में हो जाती है। पांचवा है, मंड की उपस्थिति के परीक्षण में तनु खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तनु से अर्थ होता है कि लिक्विड फॉर्म में जो हो, ठीक है, उसे हम तनु कहते हैं रसायन की भाषा में। तो मंड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आपको उसके अंदर तनु आयोडीन का उपयोग करना होगा। चलिए इसके बाद आपका सातवां है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन कौन सा बनता है। तो विटामिन डी आपके शरीर में बनना स्टार्ट हो जाता है। यह कब बनता है, जब आप सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते हैं, यानी कि सूर्य की रोशनी आपके शरीर पर गिरती है, तब विटामिन डी शरीर आपका बनाना स्टार्ट कर देता है। चलिए इसके बाद गर्दन के अगले भाग में सूजन
खालिस्तान रोग का लक्षण होता है। तो गर्दन में यदि सूजन है, इसका अर्थ है कि वह घेंगा रोग का लक्षण हो सकता है। तो सामान्य सूजन घेंगा रोग नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए। इसकी एक बड़ी पहचान होती है कि बड़ी सी गठान इसके अंदर गर्दन में हो जाती है। वह शायद आजकल नहीं होती है किसी को, क्योंकि जब आयोडीन की कमी जिनको होती है तब यह रोग होता है। वो लगभग आजकल सभी नमक के अंदर आयोडीन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 8 है, किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके खालिस्तान के स्थान पर से खालिस्तान तक तय की गई दूरी को उसका खाद्य मील कहते हैं। यानी कि किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन, मान लीजिए आप कोई फसल उत्पादन करते हैं, आप कृषि करते हैं, तो आपने कुछ ना कुछ उगाया अपने खेतों में, तो उसको कहेंगे उत्पादन। तो वहाँ से लेकर आप जहाँ उसका उपयोग होना है वहाँ तक उसे जब पहुँचाते हैं तो वो सारा प्रोसेस जो है वह खाद्य मील कहलाता है। तो उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक किसी वस्तु के पहुंचने के प्रोसेस ही आपके खाद्य मील कहलाती है। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, समय के साथ पाक भोजन पकाने की पद्धति। पाक क्या है? एक भोजन पकाने की पद्धतियों में क्या परिवर्तन हुए उसे अपने विचारों में व्यक्त करिए। यानी कि पहले के समय के भोजन पकाने के तरीके और आज के तरीकों में क्या क्या परिवर्तन हुए वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पहले के समय में भोजन पकाने के लिए हम मिट्टी के चूल्हों का उपयोग किया करते थे। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं। तो पहला अंतर तो यही है, चूंकि यहाँ 2 लाइनें दी है, बस इतना ही पर्याप्त है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, रेणु की दादी को मल त्यागने में कठिनाई होती है, तो डॉक्टर द्वारा उन्हें किस प्रकार के आहार लेने की सलाह दी होगी। आहार से मतलब है खाना, ठीक है, किस प्रकार का खाना खाने की सलाह दी होगी। तो रेणु की दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है, तब डॉक्टर ने उन्हें रेसे युक्त खाना खाने की सलाह दी होगी। चलिए, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, जंक फूड में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा होने के कारण उच्च कैलोरी युक्त होते हुए भी इसे अस्वास्थ्यप्रद क्यों कहा गया है। यानी कि जो जंक फूड होते हैं उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में शक्कर की मात्रा और वसा की मात्रा होती है, जिससे आपको उचित कैलोरी मिल जाती है, उचित ऊर्जा शरीर को मिल जाती है। इसके बाद भी उनको शरीर के लिए लाभदायक नहीं कहा गया है, ऐसा क्यों है? इसके आंसर में हम लिखेंगे, जंक फूड के अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो सकता है। हो क्या सकता है? होता ही है। ऐसा व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो जाता है। इसलिए इन खाद्य पदार्थों को हम अस्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थ कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में जंक फूड भी कह सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है, विभिन्न शारीरिक गतिविधियां करने हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। प्रमुख पोषक तत्व क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। इतनी चीज़ें यदि आपने अपने आहार में ले ली, इसका अर्थ है कि आपका आहार संतुलित आहार है और पर्याप्त एनर्जी आपके शरीर को मिल जाएगी। कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत हैं, जबकि प्रोटीन शरीर वर्धक यानी कि शरीर को ताकत देने वाला पोषक तत्व है। विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। तो इन सब की विशेषताएं भी यहाँ पर दी गई है कि आपके शरीर में पहुँचने के बाद ये आपके लिए क्या क्या कार्य करते हैं। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व की प्रमुख भूमिका है और इसे किस उपनाम से जाना जाता है? इसके कोई 2 जंतु स्रोत के नाम भी लिखिए। तो शरीर की वृद्धि
और मरम्मत के लिए, शरीर में यदि चोट लग जाती है तो उसे ठीक करने के लिए, मरम्मत से यह अर्थ है। किस पोषक तत्व की प्रमुख भूमिका है, उसका उपनाम क्या है और इसके जंतु सोर्स क्या है। तो शारीरिक वृद्धि तथा रोगों से सुरक्षा के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज की प्रमुख भूमिका होती है। इसके जंतु स्रोत है आपके दूध और अंडा, यानी कि जंतुओं द्वारा जो प्राप्त होते हैं वो स्रोत के नाम हमें लिखना है। चलिए, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 8 है, हमारी अस्थियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस खनिज तत्व के कोई 2 स्रोत लिखिए। तो हमारी अस्थियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में कैल्शियम, बड़े ही ध्यान से इसे समझ लेना आप, कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके 2 स्रोत, यानी कि कैल्शियम आपको कहाँ से प्राप्त होता है, वह होता है दूध से, दही से और पनीर से। तो आपको 2 पूछे हैं स्रोत, मैंने 3 दिखा दिए हैं यहाँ पर कैल्शियम के। चलिए, इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 है, भारत सरकार की कौन सी एजेंसी खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है और क्यों। तो यह एक मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ध्यान से इसे समझ लीजिए और इसका नाम भी याद आपको 1 वर्ड में ही रखना है। तो उस एजेंसी का क्या नाम है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। क्या नाम है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में FSSAI भी कहते हैं। एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। ठीक है, आप पैकेट के ऊपर जो खाद्य पदार्थों के पैकेट होते हैं उन पर इस प्रकार से FSSAI लिखा हुआ देखेंगे, यानी कि ये इस एजेंसी के द्वारा चेक किया हुआ खाद्य पदार्थ है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है यहाँ पर, कंदन, मिलेट, जिसे आप मिलेट कहते हैं, को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है। क्या केवल कंदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। तो कंदन विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत होते हैं, इसीलिए इन्हें स्वास्थ्यप्रद आहार माना जाता है। लेकिन केवल कंदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती है। हमारे शरीर को कई प्रकार के विटामिन, खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो हमें मिला जुला आहार ही खाना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड यदि आप रहेंगे तो दूसरी चीज की कमी हो जाएगी। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंद रानी के मोजे पर तथा शिक्षिका के कॉटन दुपट्टे पर गिरी। दुपट्टे पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर गिरी बूंद का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो आंसर में हम लिखेंगे, इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि शिक्षिका के कॉटन दुपट्टे में स्टार की मौजूदगी थी। जहां जिन चीज़ों पर स्टार्च होगा या स्टार्च की उपस्थिति होगी, वहां पर जब आप आयोडीन डालेंगे तो रंग नीला या काला हो जाएगा, जबकि मोजे के ऊपर स्टार्च नहीं होगा। इस कारण से कपड़े का रंग नहीं बदला। ओके, यह आपको लिख देना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12, प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सूचीबद्ध कीजिए। यह एक IMP क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2026 के एग्जाम में यह आपसे पूछा भी जाए। प्रयोगशाला में परीक्षण करते समय, चूंकि यह प्रयोगशालाएं आपके प्राइमरी मिडिल स्तर पर नहीं होती है, हाई स्कूल हाई सेकेंडरी में मिलती है, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है कि छोटी मोटी लैब आपके यहाँ भी हो, तो लैब के अंदर परीक्षण करते समय हमेशा सुरक्षा चश्मा, दस्ताने और लैब कोट पहनना चाहिए। प्रयोगशाला में काम करने के बाद हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि आपके हाथों पर कहीं कोई केमिकल लगा हो
सकता है। प्रयोगशाला के सभी सुरक्षा नियमों का वहां पर पालन करना चाहिए। इतना ही भर काफी है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में कोलुथुर गोपालन ने क्या भूमिका निभाई? जो वर्तमान भारत सरकार में चलित योजना बनी उसका नाम भी लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट हो गया है, प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है, तो यहाँ पर इसे आपको नहीं लिखना है। अब हम इसे थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि इसमें लिखना क्या है। यहाँ पर आपको लिखना है कि कोलुथुर गोपालन ने क्या बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए भूमिका निभाई। तो इनको बहुत ही बच्चों के स्वास्थ्य की फिक्र थी। साथ में इनके नाम से वर्तमान में सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसमें पीएम पोषण है, जो कि आपका मध्याह्न भोजन योजना जो बनी हुई है वह इन्हीं के नाम से बनी हुई है। इन्हीं को आधार बनाकर वर्तमान समय में पीएम पोषण योजना चलाई जा रही है। तो थोड़ा सा आप इंटरनेट का प्रयोग कर इसे सर्च कर लीजिए और वहां से लिख लेना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्रुवीय भालू शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहता है कैसे? तो यह एक IMP क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2026 के एग्जाम में भी आपसे यह पूछा जाए। जो ध्रुवीय भालू होता है, ध्रुवीय भालू एक अर्थ है कि जो बहुत ठंडे प्रदेशों में रहता है, ठंडी जगहों पर रहता है, उस भालू को हम ध्रुवीय भालू कहते हैं। तो शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहता है। बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड गिरती है उस समय भी वह जीवित रह जाता है। उस समय शिकार कहाँ से करता होगा? जब बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है, बर्फ गिरती है, उस समय की बात की जा रही है। तो ध्रुवीय भालू शीत निष्क्रियता के दौरान बिना खाए जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जमा वसा का उपयोग करते हैं। वे सर्दियों में निष्क्रिय होने से पहले शरद ऋतु में बहुत अधिक भोजन करके वसा जमा कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित खनिज एवं विटामिन के कार्य, स्रोत एवं उनकी कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षणों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आपको रोग या विकार दिए गए हैं, यहाँ पर उनके लक्षण है, यहाँ पर कार्य है, यहाँ पर स्रोत है और यहाँ पर विटामिन के नेम है और यहाँ पर क्रमांक है। तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर विटामिन B1 दिया गया है, C है, आयरन है। अब आप इसे यहाँ पर बुक में C नहीं दिया गया है तो कोई एक विटामिन तो हमें लेना होगा, इसलिए हमने विटामिन C यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, विटामिन B1 क्या कार्य करता है? हृदय को स्वस्थ रखता है। कहाँ पाया जाता है? फलियों में, मेवे में, अनाज में और दूध में। इसका जो रोग है, विकार है, उसका नाम है बेरी बेरी। तो इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। उसके लक्षण क्या होते हैं? सूजन, हाथों और पैरों में जलन। विटामिन C के बारे में देखें तो शरीर को रोगों से यह बचाता है। इसको यदि पाना है तो आंवला, संतरा और नींबू आपको खाना होगा। इसके जो रोग है वह है स्कर्वी और मसूड़ों में खून आना, घाव न भरना इसके लक्षण हैं। तो यहाँ पर आयरन नेस्ट है, रक्त का महत्वपूर्ण घटक है, इससे हमारा रक्त बनता है। हरी सब्जी चुकंदर में यह बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से जो रोग है वह होता है एनीमिया, रक्त की कमी यानी कि कमजोरी और दुर्बलता। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, किसी खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटने पर कागज पर तेलीय धब्बा बन जाता है। यह तेलीय धब्बा किसकी उपस्थिति दर्शाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देगा? मान लीजिए इस प्रकार से कहीं कोई कागज है, उसके ऊपर तेलीय धब्बा बन गया है। तब बनेगा जब आप उस कागज में कोई तेली चीज को लपेटेंगे या तेल के संपर्क में उसे ले जाएंगे। यह तेली धब्बा तेल या मक्खन की उपस्थिति को दर्शाता है। इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश यदि आप इसके आर पार यहाँ से देखें तो यह कागज आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक आहार में क्या क्या सम्मिलित है और इस आहार को क्या कहते हैं? तो शरीर की समुचित वृद्धि, संपूर्ण विकास के लिए पोषक तत्व चाहिए,
रुक्षांश चाहिए और साथ में जल चाहिए। ये 3 चीज़ें सम्मिलित होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है यहाँ पर, खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। इस कथन की पुष्टि अपने शब्दों में कीजिए। तो हमारा अच्छा स्वास्थ्य हमें स्वस्थ तन देता है, स्वस्थ मन देता है। हमारा अच्छा स्वास्थ्य जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सक्षम भी बनाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है, इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं, खाद्य मिल को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर खाद्य मिल से अर्थ है कि इस प्रोसेस के स्टेप को छोटा करने से, ठीक है। खेत से भोजन हमारी थाली तक पहुँचने की प्रक्रिया के प्रमुख चरण, किसान द्वारा गेहूँ मान लीजिए उगाया, अनाज की फिर कटाई हुई, सफाई हुई, फिर भंडारण हुआ, फिर उसकी पिसाई हुई, फिर पैकिंग हुई, फिर वह दुकान पर गया आटा बिकने के लिए, फिर हमारी थाली में आया पकने के बाद में। तो खाद्य मिल को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत, प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है, जिससे भोजन अधिक ताज़ा मिलेगा। और यदि जितना दूर से आप भोजन को लेके आएंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा और महंगा मिलेगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 20 में, स्वाति को रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। उसने डॉक्टर के पास चेकअप कराया। डॉक्टर ने यहाँ पर क्या खाने की सलाह दी, इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न है। अब आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है, यानी कि किस रोग से वह पीड़ित है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दृष्टि का ह्रास या क्षति उसको हो चुकी है, वह कम देख पा रही है, इसलिए उस रोग को हम कहेंगे दृष्टि या ह्रास या क्षति का रोग। चलिए इसके बाद आपका खा वाला है यहाँ पर, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है। तो उसके खाद्य घटक में विटामिन ए की कमी हो सकती है, जिसके कारण से उसे रोशनी में प्रॉब्लम हुई। अब इसके बाद गा वाला है, कुछ खाद्य पदार्थों का सुझाव दे जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो उसे पपीता, गाजर, आम, दूध, ये सारी चीज़ें लेना चाहिए। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, सूरज के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब दूसरी बार दिखाने गया तब गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। अब यहाँ पर क्या क्या दिया उन्होंने, दूसरी बार विटामिन डी दिया, जबकि टूटी है हड्डी के लिए चाहिए कैल्शियम, लेकिन उनने विटामिन डी युक्त सिरप भी वहाँ पर उसको दिया। ऐसा क्यों किया? चलिए इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, चिकित्सक ने सूरज को कैल्शियम की गोली क्यों दी? तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दी। अब आपका यहाँ पर खा है, दूसरी बार दिखाने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ प्लस में विटामिन डी भी दिया। ऐसा क्यों किया? विटामिन डी युक्त सिरप कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए दिया। मतलब विटामिन डी जो है कैल्शियम को आपके शरीर में बनाता है या पहुंचाता है या अवशोषित करवाता है। आप कितना भी कैल्शियम खा लें, यदि विटामिन डी आप नहीं लेंगे तो पूर्णतः उसका अवशोषण आपके शरीर के द्वारा नहीं हो पाएगा। चलिए इसके बाद आप गा है यहाँ पर, चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? तो ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 22, यहाँ पर आपको कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं। पोषण के दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों लेना पसंद करेंगे? तो पोषण की दृष्टि से हम इनमें से क्या क्या लेना पसंद करेंगे, चलिए देख लेते हैं। ताजे फल लेना, अंकुरित अनाज और इडली, ये चीज़ें हमारे लिए बेहतर है पोषण की दृष्टि से। सांभर लेना पसंद करें क्योंकि इसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज पदार्थ मिलेंगे जो कि शारीरिक पोषण के लिए लाभदायक होंगे। जबकि पिज़्ज़ा, ये वाला पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स,
कुरकुरे ये आपको नहीं लेना है। तो इतना आंसर इसके अंदर आप लिख लीजिए। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, निम्न के कारण दीजिए। मैराथन धावक दौड़ के समय उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है। मैराथन से अर्थ है कि आप यदि दौड़ने चले गए तो दौड़ने के बाद थोड़ा सा थक जाएंगे, तो उसके बाद आपको ग्लूकोज की आवश्यकता क्यों होगी। तो ग्लूकोज पीने से आपके शरीर को तुरंत ही एनर्जी मिलती है और शरीर में पानी की कमी की पूर्ति भी आपकी हो जाएगी ग्लूकोज से। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर खा वाला है, सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में घी और मेवे से भरपूर लड्डू क्यों पसंद करते हैं। तो घी और मेवे से भरपूर लड्डू शरीर को गर्मी और एनर्जी प्रदान करते हैं, साथ ही उनके अंदर आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क के रूप में आपको दिया गया है तो ये आप सीधा सीधा इस प्रकार से इसे लिख लेना। और इसके बाद प्रोजेक्ट 2 के अंदर भी आपको इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर खाद्य पदार्थों के नाम पूछे गए हैं, कौन कौन सा आप यहाँ पर खाते पीते हैं दिनचर्या में, तो आप 5 नाम लिख दीजिए। उनमें आपको क्या क्या, मैंने जो लिखे हैं वो लिख सकते हैं आप। इनमें क्या क्या आपको मिलता है, ऊर्जा मिलती है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आहारी रेशे क्या क्या प्राप्त होते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर इस वाले को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि दिन आपके यहाँ पर 6 हैं, इन 6 दिनों में आप क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो आप मान लीजिए सोमवार को दाल रोटी, या इस प्रकार से मेनू आपका बना दिया मैंने। इनके अंदर आपको क्या क्या मिलता है यह आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका प्रोजेक्ट नंबर 3 है, उन जंक फूड की सूची बनाइए जिन्हें आप प्रायः खाते हैं। ठीक है, अपने मित्रों से भी ऐसी सूची बनाने के लिए कहें। इस प्रश्न का आपको आंसर चाहिए तो इस वीडियो को आप जैसे ही लाइक करेंगे वैसे ही यहाँ पर वह आंसर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आपने लाइक कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। और साथियों, कुल मिलाकर यह क्वेश्चन आपको अपने विवेक से कंप्लीट करना है। और साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इस प्रकार से समस्त विषयों की 8 ग्रेड कंप्लीट आप चाहते हैं, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। नीचे सी मोर दिख रहा है, सी मोर को टच करेंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारी प्लेलिस्ट की लिंक दिखाई देगी। उनमें आपको विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान सभी दिखाई देगी। तो जो भी आपको आवश्यकता है उसे आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो आपको लाइक करना ही है और अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।